हेलो हेलो फ्रेंड, मैं ध्रुव कुमार दीक्षित। आज आपके साथ बात करूंगा मैं आत्महत्या के सिद्धांत में, आत्महत्या का समाजशास्त्री विश्लेषण। टॉपिक है सोशलॉजी ऑफ सुसाइड, आत्महत्या का समाजशास्त्र। हम सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थी समाजशास्त्र में आत्महत्या का अध्ययन काफ़ी गंभीरता से करते हैं और एमाइल दुर्खीम की जो किताब थी ली सुसाइड, ये 1857 में आई थी, फ्रांसीसी थी। बाद में इसका बहुत लंबे समय बाद अंग्रेजी अनुवाद हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी, ये मोनोग्राफ था एमाइल दुर्खीम का, जिसने आत्महत्या की पुरानी जो सिद्धांत थे या आत्महत्या के जो मिथक थे उन सबको अलग हटके एक नए तरीके से देखा। ये वास्तव में दुर्खीम कहते थे कि आत्महत्या सामूहिक दबाव है। ये सामूहिक दबाव की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव प्रेशर, ये एक मोनोग्राफ था जिसमें सामाजिक चेतना के समानांतर उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। उन्होंने सामूहिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में आत्महत्या का सिद्धांत रखा और बताया। पहली बार दुर्खीम एक पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने पहली बार सांख्यिकी का प्रयोग समाजशास्त्री अध्ययन में किया था। समाजशास्त्री सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में दुर्खीम ने सांख्यिकी का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी अनिवार्य नहीं है, लेकिन समाजशास्त्र समाज विज्ञान में सांख्यिकी की उपयोगी बहुत है। और आप देखिए, पूरे यूरोप के कई देशों का उन्होंने अध्ययन किया था। 26,600 आंकड़े इकट्ठे किए थे, आत्महत्या के 26,600 आंकड़े इकट्ठे करके उनका विश्लेषण किया, अलग अलग दृष्टिकोणों से करा और कहा कि आत्महत्या एक फैक्ट है, सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है। और सामाजिक तथ्य के आधार पर उन्होंने कहा, बोले आधुनिक समाजों में, उन्होंने कहा, दुर्खीम ने अपने इसमें सिद्धांत में स्पष्ट किया कि आधुनिक समाजों में व्याधिकी पहलू जो है, इसके माध्यम से उन्होंने देखा आत्महत्या के लिए जो व्याधिकी पहलू, पैथोलॉजिकल पहलू थे, एस्पेक्ट थे, उसको देखा और बताया है कि समाज इस सिद्धांत में कि व्यक्ति और समूह के संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। तो तीन चीजें, एक तो उन्होंने आधुनिक समाज के व्याधिकी पहलू को अपने इस मोनोग्राफ में स्पष्ट किया। दूसरा, व्यक्ति और समूह के संबंधों को, जो उनके व्यक्ति और समूह के बीच के संबंध है, उनको स्पष्ट किया। आपने बताया आत्महत्या तभी होती है, आत्महत्या को विश्लेषित करते हुए दुर्खीम कहते हैं कि समाज में आत्महत्या तभी होती है जब व्यक्ति समाज के दबाव को स्वीकार नहीं कर पाता। समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि समाज के दबाव को, समाज के प्रेशर को, सोशल प्रेशर को जब आदमी स्वीकार नहीं कर पाता तो आत्महत्या की ओर बढ़ता है। अर्थात आत्महत्या व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों के दरार की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति और समाज के बीच में अगर दरार बढ़ जाएगी तो व्यक्ति आत्महत्या करता है। इसलिए उन्होंने कहा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं आत्महत्या के लिए, समाज जिम्मेदार। उन्होंने समाज को हत्यारा बताया कि आत्महत्या के लिए समाज जिम्मेदार है, व्यक्ति नहीं है। उनकी ये जो किताब है ली सुसाइड, इसमें 26,600 आत्महत्या के, इटली था, इंग्लैंड था, जर्मनी था, फ्रांस था, कई जगह का उन्होंने आंकड़े लिए और उन आंकड़ों को कंपाइल किया और फिर सांख्यिकी विश्लेषण करके उसको विवेचित किया। 3 खंड है उनके इसमें। पहले खंड में उन्होंने आत्महत्या के सामाजिक कारकों की विवेचना की। दूसरे खंड में आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को उन्होंने विवेचित किया। और तीसरे में आत्महत्या को एक सामाजिक प्रघटना, सोशल फैक्ट के रूप में उन्होंने विश्लेषित किया। अब उन्होंने इसको कुछ उनके जो सिद्धांत है, उसके सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने जो विवेचन किया है दुर्खीम ने, बहुत तरीके से उन्होंने मौसम का भी प्रयोग किया, स्त्री पुरुष के उसमें प्रयोग किया, सिविलियन और मिलिट्री में प्रयोग किया। वो कहते हैं कि उन्होंने 3-4 चीजें उन्हें अवधारणाएं दी हैं। कहते हैं समाज में जितना अधिक धार्मिक एकीकरण, रिलीजियस इंटीग्रेशन होगा, उतनी ही आत्महत्या की दर घटेगी। वो कहते हैं वे समाज जिनमें धार्मिक एकीकरण ज्यादा होता है, वहां आत्महत्या की दर कम होती है। और जब वे समाज, उसी के विपरीत वो कहते हैं कि जहां पे धार्मिक एकीकरण कम होता है, रिलीजियस इंटीग्रेशन की आवृत्ति कम होती है, वहां आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। अर्थात एकीकरण, धार्मिक एकीकरण और आत्महत्या दोनों विरोधी हैं, उसमें एक समानता नहीं है। इसका उन्होंने उदाहरण देके बताया, अध्ययन किया था उन्होंने कि कैथोलिक धर्म में
बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, रूढ़िवादी है, लोग बाग धर्म से बंधे रहते हैं, इसलिए कैथोलिक जो है कम आत्महत्या करते हैं। प्रोटेस्टेंट जो होते हैं उसमें अनुशासन की कमी होती है, प्रोटेस्टेंट्स में वहां धर्म का उतना ज्यादा नहीं है, तो आप देखिए वहां आत्महत्या बढ़ जाती है। मतलब धार्मिक एकीकरण वहां कम हुआ, आत्महत्या का रेशो बढ़ जाता है। दूसरी चीज बोलते हैं कि समाज में जितना अधिक स्थानीय, लोकल या घरेलू एकीकरण होता है, आत्महत्या की दर उतनी कम होती है। अर्थात वे समाज जहां पे पारिवारिक, नातेदारी, समूह, समुदाय, इसका एकीकरण अगर अधिक है तो आत्महत्या की दर कम होगी। लेकिन उन समाजों में जहां पे या स्थानीय स्तर पे, लोकल सामुदायिक स्तर पे, सामूहिक स्तर पे, परिवार में नातेदारी संबंध अगर हमारे वहां पे स्ट्रांग नहीं हुए, उनमें एकीकरण नहीं हुआ, आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। अभी हम कोविड पीरियड में देख सकते हैं कि कोविड पीरियड में उतनी ज्यादा आत्महत्या नहीं हुई। ऐसा अंदेशा था कि आत्महत्या होगी, व्यक्ति घबराएगा, हताशा में आत्महत्या को, लेकिन आत्महत्या उतनी नहीं हुई है। अभी चल रहा है, इस पर अध्ययन चल रहा है, पिछले 2 साल के डेटा लिए जा रहे हैं, पिछले साल से आत्महत्या के, मार्च कोविड के आने के बाद से, और उसको एनालाइज करेंगे तो क्लियर होगी। पर अभी भी उतनी ज्यादा नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति परिवार के साथ रहता है, यानी पारिवारिक एकीकरण, संबंध, नातेदारी, हम फोन पे बराबर बात करते हैं अपने परिचितों से, तो ये एकीकरण, इंटीग्रेशन बढ़ा, तो देखिए आत्महत्या की दर कम। लेकिन उन परिवारों में जहां पारिवारिक सामंजस्य घटा, जहां एकीकरण कम हुआ, वहां आत्महत्या हुई। एक और उनका कहना है कि जिन समाजों में राजनीतिक एकीकरण जितना अधिक होता है, वहां आत्महत्या की दर कम होती है। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जहां अधिक होता है, राजनीतिक सुदृढ़ता जहां अधिक होती है, वो समाज या वे सोसाइटी, वे देश जहां पे राजनीतिक सुदृढ़ता अधिक होती है, आत्महत्या घट जाती है। जैसे ही राजनीतिक सुदृढ़ता घटी, आत्महत्या बढ़ जाती है। ये 3-4 चीजें उन्होंने दी है। वो इसके आधार पे अपन इसको देख सकते हैं कि एक संबंध बना सकते हैं। एक किताब है मेरे पास, इमाइल दुर्कीम का समाजशास्त्री अध्ययन, SL दोषी, PC जैन की। इन्होंने इसको बताया, न्यूनतम आत्महत्या की दर बराबर अधिकतम एकीकरण, मैक्सिमम इंटीग्रेशन प्लस अधिकतम सामाजिक सुदृढ़ता, मैक्सिमम सोशल सॉलिडरिटी। अधिकतम आत्महत्या की दर न्यूनतम एकीकरण प्लस न्यूनतम सामाजिक सुदृढ़ता, यानी जहां पे एकीकरण अधिक होगा, सामाजिक सुदृढ़ता अधिक होगी, आत्महत्या वहां पे, और जहां कम होगी वहां होगी। तो न्यूनतम आत्महत्या जहां पे समाज का एकीकरण अगर अधिक है, इसलिए वो कहता है कि समाज हत्यारा है, व्यक्ति नहीं। अगर समाज में एकीकरण अधिक होता है तो आत्महत्या की ओर व्यक्ति अग्रसर नहीं होता। उन समाजों में जहां एकीकरण कम होता है, सामाजिक एकीकरण कम होता है, सामाजिक एकता जहां खंडित होती है, वहां आत्महत्या बढ़ जाती है। और इसी आधार पे उन्होंने अलग अलग प्राय, उन्होंने कहा कि आत्महत्या जो है वास्तव में समाज और सामाजिक संरचना में जो परिवार है, गोत्र है, जाति है, वर्ग है, इसके आधार पर उन्होंने इसका संबंध बताया कि आत्महत्या का संबंध जो है समाज और सामाजिक संरचना से। इसमें उन्होंने परिवार भी लिया है, नातेदारी भी ली है, गोत्र भी लिया है, जाति, वर्ग सभी को लिया है। दूसरी चीज कहते हैं कि आत्महत्या एक उन्माद है। व्यक्ति एक स्थिति, समाज का दबाव इतना हो जाता है, व्यक्ति उन्मादित होने लगता है। उस उन्माद में वो जानता है मैं ये जो कृत कर रहा हूं, अगर मैं ये 5 मंजिल की बिल्डिंग से कूदूंगा तो मेरा बचना मुश्किल है, रेल अगर मेरे ऊपर से निकल जाएगी मेरा बचना मुश्किल है, मुझे कोई नहीं बचा सकता। जब मैं जहर खा रहा हूं, बचना मेरा मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन उस उन्माद में इतना ज्यादा आ जाता है कि वो आत्महत्या कर डालता है। ये होता क्या है कि वास्तव में जब समाज से उसको अलगाव हो जाता है, या समाज के प्रति खिन्नता, या समाज के व्यवहार ऐसे हो जाते हैं कि वो अपने आप को आइसोलेशन समझने लगता है कि मैं तो अकेले में हो गया, कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग उन्मादी हो जाते हैं, और उन्माद के चलते वो आत्महत्या करते हैं। मौसम के उसमें कहा है उनने, भौगोलिक आधार जो कहा जाता था उसको उनने अलग तरीके से कहा। बोले गर्मी के दिनों में आत्महत्या बढ़ जाती है और सर्दी के मौसम में आत्महत्या घट जाती है। बोले इसका तापमान से कोई रिलेशन नहीं है। दुर्कीम कहते हैं तापमान से कोई रिलेशन नहीं है कि गर्मी में तापमान बढ़ गया इसलिए, ऐसा नहीं है। बोले गर्मी के दिनों में दिन की लेंथ अधिक होती है, दिन लंबे होते हैं, तो लोग बाग उस समय क्या होता है कि व्यक्ति समूह से पृथक ज्यादा रहते हैं। छोटे दिन में जल्दी घर भागता है ना, अंधेरा हो रहा है जल्दी घर है, अरे अभी तो
सूरज डूबा ही नहीं है, तो शाम के 7 बजे तक सूरज डूब रहा है, 7 बजे के बाद खराब है। तो तू सवेरे जल्दी निकल गया, शाम को जल्दी देते, तो वो दिन की लंबाई जो है वो बताती है कि व्यक्ति समूह से ज्यादा समय तक पृथक रहता है। या ठंड में जल्दी सूर्यास्त होने के कारण 5 बजे से ही अंधेरा, तो वो जल्दी जल्दी भागते हैं, तो आ जाता है। तो वहां देखिए उनको रहने का मतलब उनके बीच का परिवार के बीच में ज्यादा समय रह रहा है, तो वहां शुद्ध रहता है। सर्दियों के छोटे दिनों में अंतःक्रियाएं अधिक होती है व्यक्ति की, एक ये चीज। अब इसी के आधार पे उसने बहुत सी चीजें दी। उसका कहना था महिलाएं कम करते हैं, पुरुष अधिक करते हैं, मिलिट्री वाले अधिक करते हैं, सिविलियंस कम करते हैं, गर्मी में अधिक होती है, ठंड में कम होती है। ये अलग अलग उन्हें पूरे वेरिएबल्स के हिसाब से विश्लेषण करेंगे। अब उन्होंने इसके कुछ प्रारूप बताए कि आत्महत्या कितने प्रकार की है। सामान्यतः हम देखते हैं कई जो आत्महत्या के बारे में दुर्कीम का सिद्धांत है, अधिकतर 3 की चर्चा होती है। एक अहमवादी आत्महत्या, एगोइस्टिक सुसाइड, एक परार्थवादी आत्महत्या, अल्स्ट्रेटिक सुसाइड, और एक मानकहीनता प्रतिमानक मूलता, यह है एनोमिक सुसाइड। अब इसी में कुछ जगह एक और भागवादी आत्महत्या की भी चर्चा होती है, कुछ किताबों में इसका भी उल्लेख है, यानी फैटेस्टिक सुसाइड। अब ये जो अलग अलग प्रकार से दिए हैं, तो वो कहते हैं कि जो पदार्थवादी आत्महत्या है और अहमवादी आत्महत्या है और मानकहीनता और भागवादी, ये अलग अलग दृष्टिकोण है। अब जो अहमवादी आत्महत्या है, बोले इसमें व्यक्ति का अहम ज्यादा ईगो उसका बढ़ जाता है। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति समाज में जो है ना, आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या वो लोग करते हैं जिनका ईगो, जिनका अहम बहुत प्रबल होता है और वो अपने आप को समाज से ऊंचा समझने लगते हैं। वो सोचते हैं अरे सब कुछ मैं हूं। जो समाज से अपने आप को ऊपर समझने लगता है, तो उनकी व्यक्तिगत चेतना जो होती है इतनी हाई हो जाती है कि सामाजिक चेतना या से वो मेल नहीं खाती, मिसमैच करती है, और ऐसा व्यक्ति समाज, समुदाय या समूह के सामूहिक जीवन में फिट नहीं होता, वो उससे अलग होने लगता है। और वो किसी कारण क्या होता है, धीरे धीरे वो अपने स्वार्थ में लीन हो जाता है और स्वयं के अहम का जो आपका खुद का ईगो है इतना प्रबल हो जाता है कि व्यक्ति का जीवन उपेक्षित, एकाकी और तिरस्कृत होने लगता है। वो समाज को कुछ मानता नहीं है, और ऐसे में समाज में जब वो अलग हो जाता है तो सामाजिक चेतना और व्यक्तिगत चेतना दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, साम्य नहीं होता, और इसलिए अहमवादी व्यक्ति को लगता है, जिसका अहम अधिक बढ़ जाता ना, उसको लगता है कि समाज के बीच में अकेला हूं, क्या करूंगा इस समाज में रह के, ये समाज मेरे लिए किस काम का। इसलिए वो इसको स्वार्थपरक आत्महत्या भी कहा है। इसमें अक्सर देखा गया है धर्म, शिक्षा, सामाजिक पर्यावरण, परिवार, विवाह, राजनीतिक व्यवस्था, ये कुछ ज्यादा है। आपने देखा होगा ना, प्रोटेस्टेंट्स के जो हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा मानते हैं अहमवादी, तो वो देखिए अधिक करते हैं। कैथोलिक कम मानते हैं अहमवादी, कैथोलिक में कम है। शिक्षा, बहुत से पढ़े लिखे लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोगों को आपने देखा होगा था, वो अपने आप को समाज से ऊपर समझने लगते हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं अपने आप को, व्यापारी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो समाज को कुछ नहीं समझते, अपने आप को ज्यादा। आत्महत्या और शिक्षा में इसलिए उसने कहा कि संबंध है, सहसंबंध है। उसने कहा जो लोग ज्ञान प्राप्ति या शिक्षा ग्रहण करने के अधिक कर लेते हैं, उनको सामान्य लोगों पे विश्वास कम होने लगता है, उनसे दूर होने लगते हैं। और यही चीज उसने कहा, जो यहूदियों का अध्ययन करके कहा है कि उनकी अकादमिक जीवन पद्धति बहुत स्ट्रांग है। तो यहूदी जो है बौद्धिक जीवन उनका रहता है, बौद्धिक जीवन प्राप्त करने की प्रबल भावना रहती है। इसलिए वो कहते हैं, आंकड़े जो उनके थे कि जहां ज्ञान की प्राप्ति है वो आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो अधिक पढ़े लिखे लोग अधिक आत्महत्या। अब कई बार होता है ना अपन को, उसका मूल कारण ये है कि वो अपने आप को ज्यादा। सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण में मैंने कहा, सामाजिक पर्यावरण में जो है परिवार और विवाह शामिल किया है कि जहां परिवार में उपेक्षा नहीं होती है वहां आत्महत्या कम होती है। जहां परिवार उपेक्षित करता है आत्महत्या बढ़ जाती है। इसलिए आप देखिए अविवाहितों में आत्महत्या अधिक होती है, अविवाहितों की, अनमैरिड की आत्महत्या की दर अधिक होती है मैरिड की तुलना में। इटली का उदाहरण उन्होंने जो दिया था, इटली का कि 10 लाख व्यक्तियों में 102 विवाहित व्यक्तियों ने आत्महत्या की है और अविवाहित 77 थे। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है धीरे धीरे अंतर विवाहितों में इसलिए है क्योंकि परिवार टूटता है, अविवाहित तो अलग रहता है, पर पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बैठता, तनाव होता है, तो अहमवादी आत्महत्या आ जाती है। ये कुछ फिर इसका उनका जो परार्थवादी है, वो कहते हैं परार्थवादी आत्महत्या जो है वास्तव में कई बार व्यक्ति इसको अपने आप को कर लेता है कि समाज के लिए सब कुछ कर दूं मैं, वो सुख परक कहते हैं इसको।
कि व्यक्ति ये सोचता है कि समाज ने मुझे इतना किया, आज समाज दिक्कत में समाज को दे देता हूँ, सब कुछ दे देता है। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने कहा था कि जो अहमवादी आत्महत्या है वो आदिम और असभ्य समाजों में नहीं होती है, सब समाजों में अहमवादी होती है और बाकी के समाजों में परार्थवादी होती है। यहाँ परार्थवादी हैं, इसको वो कहते हैं कि लोग अपने समाज से जुड़ जाते हैं। और उनने कई उदाहरण भी दिए हैं कि वो कहते हैं जैसे डेनिश फौजी जब वृद्ध हो जाते हैं तो खाट में जब पड़े रहते हैं तो उनको अपमानजनक लगता है, अरे ये घुट घट के जीना क्या है। तो वो वृद्धावस्था और बीमारी से पीड़ित होके मरना उनके लिए कलंक है फौजियों के लिए, तो वो आत्महत्या करते हैं, इसलिए फौजी वो कर लेते हैं। कुछ देशों में परंपरा है कि जब उनका राजा खत्म हो जाता है या सेनापति मर जाता है तो उसके अनिवार्य कि अब हमारा राजा ही नहीं रहा, आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी साउथ में होता है, साउथ इंडियन पॉलिटिशियन जितने भी हैं, चाहे डीएमके हो चाहे एआईएडीएमके हो, इनके नेता जब जयललिता खत्म हुई, एनटी रामाराव खत्म हुई, तो देखिए उनके फॉलोअर ने आत्महत्या कर ली। तो आदमियों की यहाँ पे वृद्धावस्था बीमारी की दहलीज पे जब पहुंचते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। अपने पति की मृत्यु पे, जौहर प्रथा, सती प्रथा, ये वही चीज है, अपने मुखिया की मृत्यु पे। तो इस प्रकार से उनका कहना है कि इसमें दुर्कीम कहता है, उसका दुर्कीम का इसमें लिखा है, आत्महत्या के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य अपने धर्म का पालन है। वो कहते हैं यदि कोई धर्म का पालन नहीं करता कि समाज की न किसी रूप में अब दंड देगा। जैसे सती प्रथा, समाज का प्रचलन था कि अब पत्नी अकेली है, क्या करेगी, पति खत्म हो गया, पति के साथ सती हो जाए। फौजी सोचता है कि मैं वृद्ध हो गया हूं, अब मैं तो गोली चलाता था, युद्ध में लड़ता रहा, अब मैं अपाहिज हूं, मैं किसी काम का नहीं, वृद्धावस्था में बीमारी है, तो मेरे जीवन का क्या काम, मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आत्महत्या करता है। मुखिया चला गया, हमारे राजा चले गए, अब हम क्या करेंगे। तो ये कहते हैं समाज का दबाव और प्रभाव इन सब आत्महत्याओं के पीछे शक्तिशाली कारण है। बोले ऐसी समाज, ये समाज द्वारा थोपी गई, मतलब समाज की ऐसी परिपाटी बन जाती है कि वो फौजी जो है अपने आप को असहाय समझता है, समाज के दबाव में, समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, मैं समाज के लिए असहाय हूं, बल्कि समाज को मेरे लिए करना पड़ रहा है। जो सती भी यही है कि मैं पति के लिए कुछ नहीं कर पा रही, मेरे पति चल गए, अब मैं क्या करूंगी, तो आत्महत्या कर लेती। जयललिता के उसमें मरने में, एनटी रामाराव के मरने में भी यही चीज हुई कि उनको लगता है कि हमारे साथ में हमारी मुखिया नहीं रही, हमारी नेता नहीं रही, तो हम जी के क्या करेंगे, समाज हमारे लिए किस काम का। ये फिर एक तीसरा उदाहरण उन्होंने जो दिया है वो है प्रतिमानहीनता मूलक मानक शून्यता, एनोमी। इसमें क्या कहते हैं कि श्रम विभाजन या विशेषीकरण के कारण अधिकतर ये स्थितियां निर्मित होती हैं। इसमें ये जो बहुत रोचक लगता है उनको, वो कहते हैं आधुनिक समाजों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली जो प्रतिमानहीनता मूलक आत्महत्या है, इसको अनेमिक कहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये बहुत रोचक है। उन्होंने जो आंकड़े एकत्र किए थे आत्महत्या के, बोले जब व्यक्ति आर्थिक संकट, उन्होंने बताया कि इसका संबंध देखिए आर्थिक संकट के साथ इसका सहसंबंध है। जब आर्थिक संकट बढ़ता है, सांख्यिकी जो उन्होंने दी है, तो आर्थिक संकट की अवधि में इसमें अधिक रोचक और अत्यंत समृद्धि में दो चीज, जब बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाता समाज तो आत्महत्या करता है, और जब आर्थिक संकट बढ़ता है तो आत्महत्या करता है। युद्ध काल में देखिए आत्महत्या की दर न्यून हो जाती है। उन्होंने दिया कि सामाजिक अशांति के, जब सामाजिक अशांति होती है आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। हालांकि अभी महामारी भी सामाजिक अशांति है, पर अभी उतना हुआ नहीं है, आत्महत्या हुई है पर वैसा नहीं हुआ है। और ये कहते हैं कि जब बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं, जैसे युद्ध वगैरह होते हैं, उस वक्त न्यूनता हो जाती है। तो ये जो उनका कहना था कि एक प्रकार से जब आर्थिक संकट बढ़ता है, आत्महत्या का वह प्रकार जब आर्थिक संकट बढ़ता है, इसमें आवृत्ति विवाह विच्छेद में देखने को मिलती है। विवाह विच्छेद हो जाता है तो पति पत्नी अलग हो जाते हैं, तो उनके पास आर्थिक संकट आ जाता है, तो इसमें पुरुष और पत्नी के बीच में आत्महत्या की दरें बढ़ जाती है। ये उनका था कि वैवाहिक जीवन को उन्होंने लिया। दूसरी चीज जो भागवादी की बात करी है मैंने, चौथा प्रकार जो है जिसपे ज्यादा चर्चा नहीं होती है, ये भागवादी जो है, भागवादी में कहते हैं कि आत्महत्या का एक ऐसा प्रकार है, लेकिन इसको दुर्खीम ने ज्यादा उस पर जोर नहीं दिया, पर चर्चा की है कि भागवादी आत्महत्या वह है जब व्यक्ति के भविष्य की अत्यंत निर्दयता पूर्वक बंद होने की संभावना, जब वो व्यक्ति को लगता है कि अब मेरा भविष्य किसी काम का नहीं रहा है, बंद हो रहा है, तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, उसकी गोपनीयता भंग हो जाती है, उसकी गोपनीयता समाप्त होने लगती है। संयम पूर्वक जब व्यक्ति के संयम समाप्त किए जाने लगते हैं तो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आत्महत्या, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है,
अभी कई बाबा वाबा लोग आपने देखे होंगे ना, पकड़े जाते हैं। अभी एक कलगी महाराज पकड़े गए। इस टाइप के लोगों को लगता है कि उनकी गोपनीयता बंद हो गई, तो वो लगता है मेरा भविष्य किसी काम का नहीं, मैं तो मेरा भविष्य समाप्त हो रहा है। तो ये भागवादी आत्महत्या है कि ऐसे लोग आत्महत्या, जैसे गुलामों या नौकरों द्वारा प्राचीन काल में गुलाम और नौकर थे कि मेरा तो भविष्य कुछ नहीं है, मैं तो परपाठी चली जा रही है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे पिताजी गुलाम है। बांझ औरत, बैरन वेमेन, उसको मालूम है बच्चा नहीं हो सकता, मेरा भविष्य अंधकार में है, तो वो आत्महत्या कर लेती है। जब पुलिस किसी संभ्रांत व्यक्ति को पकड़ती है, शक के आधार पर जेल ले जाती है, तो वो इतना ज्यादा निराश हो जाता है कि मेरा समाज में अब क्या होगा, अगर मैं छूट के भी आऊंगा तो समाज मेरे को क्या, इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। ये भागवादी आत्महत्या है। तो ये 4 प्रकार से इसमें दिया है। जैसे आपके पदार्थवादी आत्महत्या, उसमें अत्यधिक एकता हो जाती है, समाज के साथ बहुत ज्यादा एकता हो जाती है। अस्वाभाविक आत्महत्या जो है उसमें एकता कम हो। अहमवादी आत्महत्या में पर्याप्त एकता नहीं होती। अब भागवादी में नियंत्रण अधिक होना, व्यक्ति का अपने आप पे नियंत्रण, ये आत्महत्या का इनका सिद्धांत था। अलग अलग प्रकार से उन्होंने इसको विवेचना की 26,600 आत्महत्या के आंकड़ों के आधार पे। लेकिन इसमें कईयों ने आलोचना भी की हुई है दुर्कीम की। बोगार्ट्स कहते हैं आत्महत्या की पूर्व व्याख्याओं को संशोधित करने के प्रयास में दुर्कीम सामाजिक कारकों को ही सब कुछ मान लेने की भूल कर बैठे। कहते हैं आत्महत्या के जो पुराने कारक थे उनको संशोधित करने के प्रयास में दुर्कीम ने सामाजिक कारकों को ही सब कुछ मान लेने की भूल की है। और बोलते हैं इसमें सामाजिक कारक कैसे, अन्य कारकों के लिए आपने कोई स्थान ही नहीं रखा। बोगार्ट्स के अलावा बार्नेस, जिलबोर, स्टैनमैन, रेमेंडेरा, कोजर, क्लाइनओवर, इन्होंने भी इसकी आलोचना की। बार्ट्स कहते हैं दुर्कीम ने सामाजिक कारकों की प्रधानता को तो प्रमाणित की है, लेकिन दूसरे कारकों की अवहेलना नहीं कर दी। बोले और भी बहुत से कारक हैं, सांस्कृतिक हैं, व्यक्तिगत प्रेरणाएं हैं, सांस्कृतिक दशाएं भी हैं जो सामान्यतः आत्महत्या के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्कीम उसमें मौन है। कोजर तो कहते हैं कि नियमहीनता या व्याधिकी परिस्थितियों को महत्वपूर्ण मानते हैं दुर्कीम ने। लेकिन प्रश्न उठता है यदि व्याधिकी दशाएं ही आत्महत्या का कारण है, पैथोलॉजिक कारक अगर आत्महत्या का कारण है, तो इन दशाओं में प्रभावित व्यक्ति आत्महत्या क्यों नहीं करते? बहुत से लोग नहीं करते, मैक्सिमम लोग नहीं करते। ये कुछ है। ओबर्ग ने भी कहा कि जिन समाजों में सामाजिक एकता अधिक होती है उसमें आत्महत्या की दर उतनी ही कम पाई जाती है। ये कहते हैं आदिम समाजों में तो नहीं है। ये कुछ उनने दिया अलग अलग प्रकार से। तो आलोचनात्मक रूप से दुर्कीम के सिद्धांत की आलोचना भी हुई, लेकिन आज भी दुर्कीम का ये सिद्धांत प्रासंगिक है। वो कईयों ने कहा है कि आत्महत्या के जो आंकड़ों के आधार पर इसकी व्याख्या करना सरल नहीं। आंकड़ों से हम सामाजिक घटना के सभी पक्षों को विश्लेषित नहीं कर सकते। आत्महत्या की व्याख्या में सामाजिक कारणों को महत्व देने के कारण वो कहते हैं व्यक्तिगत कारणों को तो दुर्कीम भूल गए, जबकि आत्महत्या में व्यक्तिगत कारण भी है, जैविकी और मनोवैज्ञानिक कारण भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्कीम यहाँ पे मौन है। दुर्कीम ने सामाजिक घटनाओं की अमूर्त प्रकृति को जानते उसे गणनात्मक प्रकार बनाकर सिद्धांत प्रकट, इसलिए गलत। वो कहते हैं सामाजिक घटनाओं की अमूर्त प्रकृति है जब, तो उसको आप गणनात्मक कैसे कर सकते? और इसमें वो कहते हैं कईयों ने, लेकिन फिर भी दुर्कीम का ये सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। आपने देखा होगा जहां एकीकरण सुदृढ़ होता है वहां आत्महत्या दर कम हो जाती है, जहां एकीकरण में सुदृढ़ता कम होती है आत्महत्या बढ़ जाती है, जहां सामाजिक सुदृढ़ता अधिक होती है आत्महत्या घट जाती है। ये कई हमने देखा है। और अगर आप इस पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आपके यहाँ जो समाचार पत्र आते हैं, 3 महीने के समाचार पत्र या और विश्लेषित करना चाहते हैं पूरे साल भर के समाचार पत्र आप इकट्ठे करिए, उसमें से निकालिए जो जो आत्महत्या हुई हैं, उसमें कारण भी दिया रहता है कौन है क्या है, और फिर आप उसको अध्ययन करिए तो आप देखेंगे दुर्कीम का जो सिद्धांत है आत्महत्या का बहुत कुछ उसके फेवर में ही जाता है। आप जो साल भर के आंकड़े लेंगे तो साल भर के आंकड़े धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, सीजन के हिसाब से ये सारी चीजें सिद्ध। तो यहाँ ये दुर्कीम का समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र आत्महत्या का समाजशास्त्र, ये आज मैंने आपके सामने इस पर चर्चा की है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से मेरे वीडियो को सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल को पसंद करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको नए नए सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूँगा जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, समाजशास्त्र के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। नमस्कार।